तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 21, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम। हम लोग पढ़ेंगे टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। टाइम ऑर्डर ऑफ द सिस्टम बताए थे कि क्लोज लूप सिस्टम का जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, उसका जो डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर होता है वो हमारा क्या कराता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, मान लीजिए हम एक सिस्टम यहाँ पे लिए हैं, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यहाँ पे RS है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम लिए हैं, जिसमें कि उसका ट्रांसफर फंक्शन है 1/ST। तो ये यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, इसका क्या कहते हैं, इसका हमारे पास में इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आएगा, CS/RS क्या आ जाएगा, 1/ST+1 GS/HS डिवाइड बाई 1+GS, GS डिवाइड बाई 1+GS/HS। तो GS हमारा क्या है, ये है, और डिवाइड बाई 1+GS इंटू HS। HS की जगह पे 1 है, तुम्हारा क्या आ जाएगा, 1/ST+1। ये हमारा आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन। इसका ऑर्डर क्या कहते हैं, 1 है, क्योंकि S का पावर कितना है हमारा, 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ S। तो क्या कहते हैं, अब इस फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे। तो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए टाइम रिस्पांस कैलकुलेट करेंगे व्हेन सब्जेक्टेड टू यूनिट स्टेप इनपुट। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो टाइप सिस्टम के बाद, टाइप 0 सिस्टम, टाइप 1 टू टाइप 2 सिस्टम के लिए स्टेडी स्टेट एरर पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, टाइम रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर। इसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, टाइम रिस्पांस उसका। तो अभी हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन लिए हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 1/ST+1। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें हम स्टेप यूनिट इनपुट फंक्शन अप्लाइड कर रहे हैं। तो आर एस हमारा क्या होता है, इनपुट होता है। तो इनपुट की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, स्टेप इनपुट। तो यहाँ पे हम इनपुट को मान लिए RT=1 एज द इनपुट इज ए यूनिट स्टेप फंक्शन। तो RT=1 हो गया, और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, RS=1/1/S यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या बन गया, ये 1/S डिवाइड बाय 1/ST+1, 1/S इंटू 1/ST+1। अब क्या कहते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे मतलब दोनों को क्या कहते हैं, एडिशन के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं, 1/S इंटू ST+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A/S लिखेंगे और B/S ST+1। ये सबसे सिंपल है, दोनों को जोड़ देंगे। फिर क्या कहते हैं, एक बार क्या कहते हैं ST+1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एक बार क्या कहते हैं S इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, A=1 आ जाएगा और B=-T आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 1/S माइनस T/ST+1। हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/S माइनस T/ST+1। अब क्या कहते हैं, अब हम लोग इसको, इस वाले टर्म को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इस वाले टर्म को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूला के टाइप में लिखने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टी कॉमन लेंगे। टी कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, S+1/T, और T से T ऊपर नीचे कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1/S+1/τ। इसको इसलिए लिखें क्योंकि हमको लैप्लास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो इसको फॉर्मूला बनाएंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/S+A इक्वल टू e⁻⁻AT। तो उसलिए इसमें क्या किए, इसमें टी कॉमन ले लिए। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S+1/T, और ऊपर का T और नीचे का T कट गया। तो क्या आ गया, 1/S माइनस 1/S+1/T। ठीक है, तो अब इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो CS का इन्वर्स क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा। इसको टाइम डोमेन में लिखेंगे, इन्वर्स मतलब लैप्लास फ्रीक्वेंसी डोमेन से टाइम डोमेन। इसका क्या होता है, 1/S का लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1, और 1/S+1/T का क्या होता है, e⁻1/S+A किसका होता है लैप्लास इन्वर्स, e⁻−AT का। तो A की जगह पे आ गया -T, और इसके क्या कहते हैं, A की जगह पे क्या आ गया, 1/T, और e⁻A की जगह पे आ गया 1। तो क्या होगा, e⁻−T/T। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻−AT इक्वल टू 1/S+A होता है। उस हिसाब से हमारा क्या कहते हैं, इसका जो आउटपुट रिस्पॉन्स हम लिख लिए टाइम डोमेन में। तो स्टेडी स्टेट एरर बताए थे, ES इक्वल टू क्या होता था, RS-CS, या फिर ET इक्वल टू टाइम डोमेन में RT-CT। तो क्या हो जाएगा, RT हमारे पास 1 था, तो 1 माइनस e⁻−T/T। तो क्या हो जाएगा फाइनली,
फाइनली क्या कहते हैं हमारे पास में आ जाएगा e टू द पावर माइनस टी बाई टी। स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, लिमिट सर यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, गलत लिखा गया है, या तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू ई एस होता था, या फिर यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये गलत लिखा गया यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा। लिमिट अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू ई एस, और टाइम डोमेन में लिखते हैं तो लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी ई टू जो फंक्शन है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे टी टेंस टू क्या कहते हैं टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, ये गलत लिखा गया, ध्यान रखना। तो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस टी बाई टी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, जीरो आ जाएगा। तो मतलब तो मतलब ये हुआ तो मतलब ये हुआ कि स्टेडी स्टेट एरर जो है हमारे पास में, जो हमारे पास में स्टेडी स्टेट एरर क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, जब हम स्टेप इनपुट अप्लाई करते हैं तो स्टेडी स्टेट एरर जीरो आ गया। तो इसका कुछ क्या कहते हैं कर्व इस तरह से आता है, स्टेडी स्टेट एरर तो जीरो हो गया, लेकिन क्या कहते हैं मतलब कि फाइनली क्या कहता है, वन अगर है हमारा तो वन क्या कहता है, ये हमारा अटेंड कर लेगा टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये हमारा क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट इसका जीरो हो गया। तो देखिए क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू 0.632 यूनिट इन टाइम टी, मतलब वन टाइम कांस्टेंट में। इसमें ये मतलब हुआ कि वन टाइम कांस्टेंट में क्या कहते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू कब अटेंड करेगा, टी टेंस टू इन्फिनिटी पे, तब इसका वैल्यू वन आ जाएगा। लेकिन क्या कहते हैं फर्स्ट टाइम कांस्टेंट, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं 0.632 यूनिट इन टाइम टी, तो उस टाइम में यहाँ तक वैल्यू अटेंड करेगा, और क्या कहते हैं फोर टाइम कांस्टेंट में मतलब फाइनल वैल्यू का 0.98% अटेंड कर लेगा। एंड अप्रोक्सीमेटली क्या बोला सर, रिकनेक्ट कौन डिस्कनेक्ट हो गया, अल्पना राज सत्यजीत रे, अच्छा हाँ ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट रिस्पॉन्स क्या आ गया 0.632 यूनिट में, फर्स्ट टाइम कांस्टेंट में क्या आ गया, यहाँ तक वैल्यू आएगा। फोर्थ टाइम कांस्टेंट में कितना वैल्यू अटेंड कर लेता है, फोर्थ टाइम कांस्टेंट में 0.9 क्या कहते हैं 98 यूनिट, मतलब 98% वैल्यू अटेंड कर लेता है। और स्टेडी स्टेट उसके बाद तो क्या कहते हैं उसका फाइनल वैल्यू तो अटेंड कर ही लेगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट टी टेंस टू इन्फिनिटी में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। यहाँ पे याद रखना टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा, हम वो फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला लिख लिए थे इसलिए लिखा गया टी टेंस टू इन्फिनिटी ई पर माइनस टी बाई टू इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास में क्या आ गया, तो मतलब स्टेडी स्टेट इसका एरर जीरो हो गया, और क्या कहते हैं फोर्थ टाइम कांस्टेंट में ये करीब करीब 98% ऑफ स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या करता है, ये अटेंड कर लेता है, और फाइनली स्टेडी स्टेट इसका क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या कहते हैं द टाइम 40 इज द बेसिस ऑफ डिमार्केशन बिटवीन ट्रांजिएंट पार्ट एंड स्टेडी पार्ट। ये जो 40 पार्ट है, 40 मतलब 98% अटेंड कर लिया, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे 0.2% का एरर है, लेकिन फोर टाइम कॉन्स्टेंट में हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या कहते हैं अटेंड कर लेता है, ये सिस्टम 98% वैल्यू अटेंड कर लेता है। और क्या कहते हैं उसके बाद तो टी टेंस टू इन्फिनिटी पे तो स्टेडी स्टेट इसका जीरो हो जाता है, मतलब पूरा का पूरा वैल्यू जो है वन वो अटेंड कर लेता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये 40 तक का जो टाइम हो गया, टी से लेके मतलब 40 तक का टाइम, ये टाइम इस टाइम को हम लोग ट्रांजिएंट पार्ट बोलते हैं, और जब स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया इसके बाद का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेडी स्टेट पार्ट बोलते हैं। वो तो पहले बताए थे, तो पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स इज ए कंट्रोल सिस्टम। 40 तक क्या होगा ट्रांजिएंट पार्ट, और उसके बाद वाला क्या हो जाएगा, स्टेडी स्टेट पार्ट ऑफ द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर के लिए। When the actual output reaches within 2% of the desired value, it is said that steady state has reached। हाँ मतलब विदिन 2% बाकी रह गया है, तो मतलब बोलते हैं कि डिजायर्ड वैल्यू हम मतलब 98% वैल्यू अगर अटेंड कर लिया तो हम लोग बोलते हैं कि स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया। और टाइम 40 इज टर्म एज ए सेटलिंग टाइम, तो वो ट्रांजिएंट से लेके स्टेडी स्टेट 40 तक आने में जो टाइम लगा उसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम, उसको हम लोग बोलते हैं सेटलिंग टाइम ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। एरर कोड बता रहा है इसको। ठीक है, तो मतलब 40 टाइम कांस्टेंट तक जहाँ तक हमारा ट्रांजिएंट फट था, जहाँ से स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड किया, उसको हम क्या बोलेंगे, अप टू 14 का सेटलिंग टाइम बोलेंगे, जो हमारा ट्रांजिएंट पीरियड था। उसके बाद बियॉन्ड सेटलिंग टाइम स्टेडी स्टेट वैल्यू इज रीच्ड। तो हम ये बोल सकते हैं
ठीक है। इफेक्ट ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑन द स्पीड ऑफ टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। अब क्या कहते हैं, ए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम इंडिकेट दैट स्टेडी स्टेट रीचेज अर्लियर, देयरफॉर द लोअर टाइम कांस्टेंट फास्टर इन टाइम रिस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। ये मतलब ये बता रहा है कि मान लो दो सिस्टम लिए हैं यहाँ पे, ये क्या कहते हैं, पहला सिस्टम जो है क्या कहते हैं, जिसका टाइम कांस्टेंट क्या कहते हैं कम है, ये मतलब क्या है T1 टाइम कांस्टेंट पहले ही स्टेडी स्टेट वैल्यू रीच कर लिया, और जिसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा है वो कब रीच किया, यहाँ पे दूर आने के बाद रीच किया। तो इस पहला वाले को हम लोग बोलते हैं 41 टाइम कांस्टेंट T1 के लिए, और दूसरे वाले को बोले 42 सेटलिंग टाइम। तो मतलब ये इसमें कहने का मतलब हुआ कि जिसका टाइम कांस्टेंट, अगर दो सिस्टम है जिसका टाइम कांस्टेंट कम है, वो क्या कहता है पहले फाइनल वैल्यू अटेंड कर लेगा। तो वही उसका ग्राफ है, T1 सिस्टम लिए जो क्या किया, इसका सेटलिंग टाइम 41 है, वहीं पे स्टेडी स्टेट वैल्यू अटेंड कर लिया, और दूसरा सिस्टम लिए वो क्या करते हैं, उसका सेटलिंग टाइम 42 है, मतलब यहाँ पे क्या करते हैं 0.98 क्या करते हैं 98% वैल्यू क्या करते हैं अटेंड कर लिया। तो मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा वो क्या कहते हैं उतना जल्दी क्या करते हैं स्टेडी स्टेट वैल्यू वो क्या करते हैं अटेंड कर लेगा। अब देखिए, अब टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट रैंप इनपुट फंक्शन। मतलब टाइम रिस्पॉन्स क्या कहते हैं, टाइम रिस्पॉन्स अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का। जब अभी जो हम पढ़े थे वो किसके लिए था, वो था हमारा क्या कहते हैं, वो था हमारा क्या कहते हैं स्टेप इनपुट के लिए। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो है हमारा किसके लिए, वो है हमारा क्या कहते हैं यूनिट रैंप फंक्शन के लिए। तो यूनिट रैंप फंक्शन के लिए कुछ नहीं, उसी सिस्टम में आर एस के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, यूनिट रैंप फंक्शन का क्या होता है क्या कहते हैं यूनिट रैंप फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s²। तो कुछ नहीं करेंगे, वहाँ पे जहाँ पे 1/s पुट किए थे वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आर टी इक्वल टू टी हो गया, और आर एस इक्वल टू क्या होगा 1/s²। तो बस उसी इक्वेशन में 1/s² इनपुट के जगह पे पुट कर देंगे, उसमें क्या पुट किए थे 1/s पुट किए थे, सिर्फ उसी तरह 1/s² पुट करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से उसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s² इंटू 1/st+1। इसमें क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना आता होगा आप लोगों को। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - st/s² प्लस t² डिवाइड बाय st+1। उसके बाद क्या कहते हैं, इसको फिर हम लोग क्या कहते हैं ब्रेक करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/s²। इसको हम तो क्या कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म के हिसाब से। तो 1/s² माइनस s²/s², तो क्या आ गया 1/s², तो क्या आ गया, इसको तोड़ लेंगे तो क्या आ गया t इंटू 1/s। फिर इसको भी क्या कहते हैं, इसमें क्या कर लिए हम t कॉमन ले लिए, तो t कॉमन ले लिए यहाँ पे, तो क्या हो गया s+1/t, एक t कट गया, तो क्या आ गया t इंटू s+1/t। तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर लिए कि हमको इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने में आसानी हो। तो इसलिए इसको इन्वर्स, ये हमारा क्या हो गया, तो इसका t इंटू e⁻⁻t उस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा हमारे पास में क्या कहते हैं 1/s² का आ गया t, माइनस टी इंटू 1/s का क्या आ गया t, 1/s का 1 होता है t आ गया, और इसका क्या आ गया t इंटू e⁻⁻t/2। तो ये हमारा क्या आ गया, क्या कहते हैं आउटपुट आ गया किसमें, टाइम डोमेन में। तो द एरर इज गिवन बाय, तो एरर हम कैसे निकालते हैं, इनपुट माइनस आउटपुट एरर सिग्नल इक्वल टू, तो आर टी माइनस सी टी। तो क्या हमारे पास था टी प्लस टी इंटू द पावर माइनस टी। तो हमारे पास फाइनल आउटपुट का इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारे पास फाइनल आउटपुट का इक्वेशन आ जाएगा क्या कहते हैं टी माइनस टी इंटू e⁻⁻t। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब इसमें हम स्टेडी स्टेट एरर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। स्टेडी स्टेट एरर अगर लैप्लास डोमेन में निकालते हैं तो s टेंड्स टू 0 s इंटू ई एस, और टाइम डोमेन में निकालते हैं तो t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे t टेंड्स टू इन्फिनिटी t e⁻⁻t/t, इसमें इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में इसमें हमारे पास में क्या आ जाएगा वैल्यू, इसमें हमारे पास में इसका वैल्यू आ जाएगा t के इसमें इसका हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा t। तो इसका स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू हमारे पास में आ जाएगा t। तो कुछ नहीं, मतलब रैंप सिग्नल, इसका हम ग्राफ देखते हैं, रैंप सिग्नल का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, तो इससे कंपेरिजन करेंगे इसका।
तो इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू क्या कहते हैं टी आएगा। तो टी कब आएगा, टी आएगा लेकिन कुछ क्या कहते हैं इसमें टाइम का कुछ लैग होगा, मतलब टी टाइम से मतलब लैग करेगा और फिर यहाँ पे इसका वैल्यू अटेंड कर लेगा। तो द टाइम रिस्पॉन्स ऑन इनर फिगर इंडिकेट्स दैट ड्यूरिंग स्टेडी स्टेट द आउटपुट वेलोसिटी मैचेस विद द इनपुट। अब एक चीज देखिए, वेलोसिटी बट लैग्स बिहाइंड द इनपुट बाय टाइम टी। तो क्या कहते हैं टाइम टी से क्या कहते हैं इनपुट को लैग करेगा, एंड द पोजिशनल एरर ऑफ टी यूनिट एग्जिस्ट इन द टाइम। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं पोजिशनल एरर, यहाँ पे ये बात जो लिखा है पोजिशनल एरर ऑफ टी यूनिट एग्जिस्ट। अब आपको हम बताए थे कि रैम के लिए तो वेलोसिटी एरर होता है, तो रैम्प के लिए वेलोसिटी एरर हो गया, तो यहाँ पे हम पोजिशनल एरर टी क्यों लिख रहे हैं बताइए। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको पता होगा ये भले ही क्या कहते हैं सेकंड ऑर्डर, ये क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन अभी जो हम एग्जांपल लिए हैं वो कौन सा एग्जांपल है, वो हमारा टाइप जीरो का एग्जांपल है। तो टाइप जीरो में हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है कि क्या कहते हैं के पी इक्वल टू होता है वैल्यू, और के वी और क्या कहते हैं के वी और के हमारा क्या होता था, जीरो होता था। तो यहाँ पे भी क्या कहते हैं, तो मतलब टाइप जीरो सिस्टम के लिए सिर्फ हमारा कौन सा एरर एग्जिस्ट करता था, पोजिशनल एरर। जो टेबल हम आपको बताए थे कि टेबल को याद कर लीजिएगा, याद तो नहीं किए होंगे, उसमें आप जाकर देखिएगा आपको दिखेगा कि क्या कहते हैं टाइप जीरो सिस्टम के लिए हमारे पास में सिर्फ क्या कहते हैं के पी का वैल्यू आया था, के वी और के ए का वैल्यू क्या कहते हैं जीरो था। तो हम क्या बोल सकते हैं, अभी जो हम रैंप के लिए ले रहे हैं तो रैंप हमारा क्या आता है वेलोसिटी एरर है। तो यहाँ पे अगर हम जानते हैं कि टाइप जीरो सिस्टम में वेलोसिटी एरर तो एग्जिस्ट करता है नहीं, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टी जो है क्या कहते हैं पोजिशनल एरर आया है हमारे पास में, मतलब बिल्कुल क्या कहते हैं टी टाइम से लैग करेगा जो हम इनपुट रिस्पांस दिए रैम्प। तो स्टेडी स्टेट वैल्यू तो अटेंड कर ही लेगा, लेकिन क्या करेंगे इनपुट क्या कहते हैं टी टाइम से ये लैग करेगा। तो इसलिए इसमें जो टी हो गया वो क्या हो गया, पोजिशनल एरर हो गया, यहाँ पोजीशन का एरर आ गया इसमें टी क्या कहते हैं टी, इसमें यहाँ पे क्या आ गया हमारा पोजिशनल एरर हो गया। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, तो हम इस लाइन को पढ़िए ठीक से कि the time response shown in figure indicates that during a steady state the output velocity matches with the input। यहाँ पे क्या कहते हैं वेलोसिटी इनपुट, रैंप क्या होता है वेलोसिटी इनपुट होता है, तो यहाँ पे टी के बाद क्या कर रहा है इनपुट को मैच कर रहा है, यहाँ पे टी के बाद अब क्या कर रहा है इनपुट को मैच कर रहा है, जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे ये इनपुट को वेलोसिटी एरर मैच करेगा। तो एरर क्या, एरर एक्चुअली आया पोजिशनल एरर आया। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि टाइप जीरो सिस्टम में हमारा पोजिशनल एरर ही होता है, के वी और के क्या होता है जीरो होता है। तो वेलोसिटी क्या हुआ, द वेलोसिटी मैचेस विद द इनपुट बट लैग्स बिहाइंड द इनपुट बाय टाइम टी एंड द पोजिशनल एरर ऑफ टाइम टी यूनिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे टाइम टी यूनिट क्या हो रहा है, पोजिशनल एरर एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि टाइप जीरो सिस्टम में क्या आता है पोजिशनल एरर ही आता है। तो ये याद रखिएगा क्या हो गया हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए रैंप इनपुट में क्या होता है पोजिशनल एरर टाइम टी यूनिट एग्जिस्ट करता है। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट लोअर द टाइम कांस्टेंट लेसर इज द पोजिशनल एरर, मतलब टाइम कांस्टेंट जितना कम होगा उतना ही क्या होता है पोजिशनल एरर कम होगा, और लेसर टाइम लैग, और टाइम लैग भी जो है वो कम होगा। तो मतलब टाइप क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रैंप इनपुट के लिए हम देखें कि आउटपुट क्या कहते हैं इनपुट को टाइम टी के बाद वो फॉलो करेगा, और टाइम टी से क्या करेगा वो लैग करेगा। तो इसमें हम टाइम, इसमें क्या हो गया टी यूनिट जो हो गया वो क्या हो गया पोजिशनल एरर हो गया, और जितना छोटा कम टाइम रहेगा उतना कम लैग करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या कहते हैं रैंप इनपुट में हम लोग क्या कहते हैं उसका रिस्पॉन्स देखें। अब देखिए, तो हम लोग देखेंगे टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम सब्जेक्टेड टू यूनिट इम्पल्स इनपुट। ठीक है, तो यूनिट इम्पल्स के लिए हम लोग इसका क्या कहते हैं टाइम रिस्पॉन्स देखेंगे। तो यूनिट इम्पल्स क्या होता है, वो आर एस इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1। यूनिट इम्पल्स का ट्रांसफर फंक्शन भी क्या होता है 1 ही होता है, क्या कहते हैं यूनिट इम्पल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो क्या कहते हैं एज द इनपुट ऑफ द सिस्टम इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन इन लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज 1, आर एस इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, तो सीधा क्या आ गया सी एस इक्वल टू 1 बाई एस टी प्लस 1 टेकिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों साइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकल ले तो सी एस क्या हो गया सी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 बाई एस टी प्लस 1 है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको 1 बाई एस टी प्लस 1 को क्या किया टी कॉमन ले लिए, तो क्या लिखा गया यहाँ पे 1 बाई एस प्लस 1 बाई टी। अब क्या कहते हैं ये 1 बाई टी इंटू 1 बाई एस प्लस 1 बाई टी, इसका क्या कहते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई टी ई टू द पावर माइनस टी बाई
टॉ। तो ये हमारे पास आ गया 1/t⁻t/t हमारा क्या आ गया आउटपुट। तो आउटपुट का ग्राफ क्या हो गया 1/2 से शुरू हो गया e⁻t/t से ये डिक्रीज कर रहा है यहाँ 4 टाइम कांस्टेंट तक आने के बाद। यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से क्या कर रहा है ऐसे ऐसे एक्सपोनेंशियली ये डिक्रीज कर रहा है। ये इसका टाइम रिस्पॉन्स हो गया। तो क्या कहते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या आ गया टाइम रिस्पॉन्स। तो इसका क्या कहते हैं, तो अब हमारे पास क्या कहते हैं इसके पास, तो इस तरह से हमारे पास में एक क्या कहते हैं एक टेबल बन जाएगा, मतलब कि आउटपुट के लिए कि रैंप, स्टेप और इम्पल्स। तो क्या कहते हैं 1/s², 1/s और क्या कहते हैं तो मतलब रैंप के लिए जो हमारे पास आया आउटपुट क्या आया t प्लस टी इंटू द पावर माइनस t/t। इस इक्वेशन को सीधा अगर हम क्या कहते हैं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आ जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस t/t। और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1/t टू पावर माइनस t/t। तो मतलब देख सकते हैं कि सीधा हमको क्या कहते हैं रिस्पांस दिया हुआ है, क्या कहते हैं टाइम रिस्पांस, क्या कहते हैं यूनिट रैंप फंक्शन का, हमको स्टेप रिस्पांस पूछ दिया तो जो एक्सप्रेशन है सीधा उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो भी आ जाएगा। अगर क्या कहते हैं सीधा हमको फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या कहते हैं हमको क्या कहते हैं आउटपुट रिस्पांस दिया हुआ है तो सीधा उसको क्या कहते हैं डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास में इंपल्स रिस्पांस का उस ट्रांसफर फंक्शन जो हमारा आउटपुट का दे रखा है एक्सप्रेशन सीधा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यूनिट इंपल्स का टाइम रिस्पांस। ठीक है, तो उसी तरह देखिए इस तरह से दिया हुआ है तो डिफरेंशिएट कर जाएंगे और इधर से दिया हुआ इंपल्स फंक्शन अगर क्या कहते हैं हमारे पास में किसी फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का इंपल्स रिस्पांस दिया हुआ है तो सीधा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा स्टेप रिस्पांस मिल जाएगा। अगर किसी सिस्टम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या कहते हैं हमको स्टेप रिस्पांस पहले से दिया हुआ है तो सीधा उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा रैंप रिस्पांस मिल जाएगा। बिना निकाले हुए सीधा एक्सप्रेशन को ही इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा रैंप रिस्पांस निकालेगा। तो ये आपका एक टेबल हो गया कि ऊपर से नीचे जाएंगे, रैंप से स्टेप और स्टेप से इम्पल्स निकालना है तो डिफरेंशिएट करेंगे और इम्पल्स से स्टेप और स्टेप से रैंप निकालना है तो क्या करना है उस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा टाइम रिस्पांस का एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था क्या कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को पढ़ेंगे और इसका सेकेंड ऑर्डर सिस्टम और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का फिर न्यूमेरिकल करेंगे। और क्या कहते हैं अभी तक जो हम लोग स्टेडी स्टेट एरर पढ़े थे, अभी तक जो हम लोग स्टेडी स्टेट पढ़े थे एरर पढ़े थे वो हमारा क्या था उस वो स्टेटिक एरर कोफिशिएंट था। ठीक है, अभी तक जो हम लोग स्टेडी स्टेट एरर पढ़े थे वो हमारा क्या था स्टेटिक स्टेडी स्टेट एरर कोफिशिएंट था जो हम केपी केवी और के निकाले थे। उसमें एक डायनामिक एरर रिस्पॉन्स भी होता है, पता नहीं आपके सिलेबस में है या नहीं, तो उसका भी डायनामिक एरर रिस्पॉन्स भी हम लोग क्या कहते हैं उसको कर लेंगे। तो उसके बाद क्या कहते हैं आप इसके बाद क्या कहते हैं इस चैप्टर का न्यूमेरिकल करने के बाद ये चैप्टर आपका क्या कहते हैं खत्म हो जाएगा। क्योंकि इस चैप्टर में एक टॉपिक और है सेंसिटिविटी, तो वो तो हम पहले ही आपको करा दिए हैं सेंसिटिविटी वाला टॉपिक, फर्स्ट से सेकंड लेक्चर में सेंसिटिविटी वाला टॉपिक करवा दिए थे, उस पर न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? हेलो, नो सर। ठीक है तुम्हारा मस्त लग रहा है सर, आज आपका कैमरा ऑन रह गया। हाँ हाँ कैमरा ऑन रहता है तो उससे तुमको ही पता चलेगा ना कि क्या क्या पता चलेगा कि ना क्या बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मतलब मान लो कुछ माइक किधर हो गया। बहुत दिन बाद देखे हैं। क्या इससे पहले इसे कैमरा तो पिछला 3 4, इसका मतलब तुम 3 लेक्चर से एब्सेंट थे। 3 लेक्चर से मेरा कैमरा ऑन है, इसका मतलब तुम 3 लेक्चर एक क्लास खाली छोड़े हैं। तुम 3 लेक्चर से इसका मतलब तुम एब्सेंट थे। 3 लेक्चर से नहीं ध्यान दिए होंगे। पकड़ा गया तुम। या देखे नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे क्या कहते हैं सेकेंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, और इसका कुछ नहीं होगा तो इसका फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का एक दो हम क्या कहते हैं एक दो न्यूमेरिकल तुम लोग को भेज देंगे बनाने के लिए, उसी को देख के बनाना है बस, थोड़ा बहुत ऐसे ही बस एक दो।
उसको ट्राई करना। और सर क्या मैम को भी दिखा दीजिए ना। मैम, मैम कहाँ दिखा देंगे, मैम क्या कहते हैं, मैम गई है क्या कहते हैं अपने माइक के। ठीक है, ओके, ठीक है फिर। हाँ। ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। बाय सर। राजमानी और